आज के ही दिन इस सड़क के उस तरफ, अभी तुम सड़क के इस तरफ हो, सड़क के उस तरफ जहाँ बापू का निवास स्थल है, उस हिस्से में आज के ही दिन संगठन का जन्म हुआ था। जैसे आप सब लोग जमा हुए हो अलग अलग राज्यों से, वैसे ही उस समय भी देश भर के करीब 10 राज्यों से 125 लड़के लड़कियां यहाँ जमा हुए थे। 5 दिन का एक कैंप हुआ था, जिस कैंप में से चर्चा विचार करने के बाद इस संगठन का जन्म हुआ। उस शिविर में जो लोग आए हुए थे उन लोगों ने ये महसूस किया कि एक ऐसे संगठन की ज़रूरत है जो गांधी जी के विचारों को समझने और उस विचार को आगे बढ़ाने की कोशिश करे। तो उस दिन से आज तक कितने साल हो गए उसका हिसाब तुम लोग खुद लगा लेना। 1994 से 2023 में तुम लोग बैठे हो। एक इतनी लंबी यात्रा इस राष्ट्रीय युवा संगठन ने की है। राष्ट्रीय युवा संगठन किसने बनाया? तो उन 125-150 लोगों ने बनाया, लड़के लड़कियों ने बनाया, जो देश के अलग अलग जगहों से यहाँ इकट्ठे हुए थे। उससे पहले एक दूसरे को जानते पहचानते भी नहीं थे। उसी 4-5 दिन में उनकी आपस की दोस्ती हुई, आपस में एक राय बनी। तो एक ऐसा संगठन जो सिर्फ युवकों के बल पर ही चल रहा है। अक्सर तुम देखते होगे कि जो संगठन होते हैं वो सामने से दिखते हैं, उनके पीछे कुछ दूसरे लोग काम करते होते हैं। बड़े लोग, साधन संपन्न लोग, ज़्यादा सोचने समझने वाले विचारवान लोग। इस मामले में राष्ट्रीय युवा संगठन एक एकदम अनोखा संगठन है कि ये सामने से जैसा है पीछे से भी वैसा ही है, आगे से जैसा दिखता है बगल से भी वैसा ही है। ये जो सोचता है, जो करता है, वो सब कुछ अपनी अकल से ही करता है। जितने लोग तुमको दिखते हैं, जिनको तुमने पिछले 4-5 दिनों में शिविरों का संचालन करते हुए देखा, वही लोग हैं जो इस संगठन को चलाते हैं। जब तुम प्रशांत भाई करते हो, मनोज भाई करते हो, प्रेरणा दीदी करते हो, विश्वजीत भाई करते हो, और भी 10 नाम मैं तुमको बता सकता हूँ। तो ये सिर्फ नाम नहीं है, ये सब लोग इस संगठन की आत्मा है। इन लोगों ने संगठन को बनाया, इस संगठन को एक रूप दिया, और ये सब तुम्हारी ही उम्र के लोग हैं जिस दौर से वो लोग गुजरे हैं। इनकी सोच से ही संगठन चलता है, इनकी मेहनत से जमा किए हुए साधनों से संगठन आगे बढ़ता है। ये लोग जहाँ कमज़ोर पड़ते हैं संगठन उतना कमज़ोर हो जाता है। ये लोग जहाँ मजबूती से आगे बढ़ते हैं संगठन मजबूत हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि युवकों के द्वारा, युवकों के लिए, युवकों का संगठन। तो उस दिन लोकतंत्र की बात कहते हुए जब मैंने कहा था कि डेमोक्रेसी जो है वो फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल होती है, ठीक उसी तरह से ये संगठन बाय द यूथ, फॉर द यूथ, ऑफ द यूथ। तो अगर कोई नौजवान ये कहता है कि हम क्या करें, हमको तो समाज में मौका ही नहीं मिलता है, नौजवानों पर तो कोई भरोसा ही नहीं करता है, हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमको कोई मौका ही नहीं देता है करने का, तो मैं उसको कहता हूँ कि तुम गलत करते हो। तुम जो करना चाहते हो, जैसे भी करना चाहते हो, उस सब के लिए राष्ट्रीय युवा संगठन एक खुला हुआ है। यहाँ आओ और तुम जितने तरह की बहादुरी दिखा सकते हो, जितने तरह की कल्पनाएं कर सकते हो, जितनी उमंग में छलांगे लगा सकते हो, उन सब के लिए क्योंकि तुम्हारा तुम नहीं कर पाते हो, उतनी संगठन की मर्यादा है।
तुम जितना कर पाते हो उतनी दूर तक ये सत्संग को ले जाओ। अक्सर मैं भी सोचता हूँ और तुम लोगों के मन में भी ये सवाल आता होगा कि भाई राष्ट्रीय युवा संगठन के शिविर में जब जाते हैं तो 3 ही नामों की चर्चा होती है। गांधी जी की बातचीत होती है, विनोबा जी की बातचीत होती है और जयप्रकाश जी की बातचीत होती है। ऐसा लगता है जैसे इतिहास में चौथा कोई आदमी ही नहीं है। नहीं, तुम लोगों को भी लगता होगा, किसी भी समझदार आदमी को लगना चाहिए कि आखिर क्या बात है कि ये लोग घूम फिर के इसी 3 नाम के बारे में चर्चा करता है। जबकि इतिहास पढ़ो तो उसमें एक से एक बड़े लोग हैं, बड़े विद्वान, बड़े बहादुर, बड़े लड़ाकू, बड़े क्रांतिकारी, किसी की कमी नहीं। फिर ये 3 ही नाम लोगों के नाम की बात क्यों की जाती है? तुमने देखा, मैंने उस दिन खास तौर पे कहा था कि रवि जब अपना ढोल बजाते हैं तो उसके ऊपर भगत सिंह का फोटो। या तुमने देखा कि हमारे शिवाजी आए उस दिन हमारे साथ शाम में बैठे बात करने के लिए, तो किसकी बात की उन्होंने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये सब लोग भी तो इतिहास में है ना, बहुत बड़े बड़े लोग, इतने बड़े लोग हैं कि उनकी बड़ाई, उनकी महानता का अंदाज करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन राष्ट्रीय युवा संगठन जब बात करता है तो इन्हीं 3 लोगों के विषय में ज़्यादा बात करता है। इसका क्या कारण है? ऐसा क्यों है? राष्ट्रीय युवा संगठन के लोगों को इतिहास मालूम नहीं है, उनका अध्ययन इतना कम है कि वो जानते ही नहीं है कि और लोग भी दुनिया में हैं। इसको सोचने की ज़रूरत है और उसको ही समझने की कोशिश में हम लोग हर साल 1 से 7 जून में अपना राष्ट्रीय शिविर करते हैं। जितने साल का ये संगठन हुआ उतने राष्ट्रीय शिविर अब तक हुए। आज सुबह जब हम लोग पवनार में बैठे हुए थे, हालांकि समय बहुत ही कम था अपने पास, वरना मैं चाहता तो ये था कि पवनार हम सब लोग साथ साथ घूम पाते हैं और कुछ खास जगहें ऐसी थीं, कुछ खास बातें ऐसी थीं जो उस जगह पर करते तो ज़्यादा समझ में आती। लेकिन फिर भी जब मैंने थोड़ी सी बात रखी थी तुम्हारे सामने, तो मैंने कहा था कि विनोबा जी को किस चीज़ की खोज थी, किस खोज में वो गागोदा से निकलकर काशी तक आए थे। एक नौजवान लड़का, तुम्हारी उम्र का है, तुमसे छोटा भी रहा होगा, वो महाराष्ट्र के गांव में से निकला और घूमता हुआ काशी पहुंचा। तो क्या खोजने के लिए पहुंचा था मैंने बताया था? कोई बताएगा क्या कहा था मैंने? विनोबा जी ने खुद ही कहा है, उसको मैंने दोहरा दिया तुम्हारे साथ कि मैं चाहता था कि मैं जीवन में बंगाल के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ने चला जाऊंगा। और दूसरी तरफ उनके मन में इस बात की बहुत ललक थी, भूख थी कि मैं हिमालय में जाकर के आध्यात्मिक खोज करूं। हिमालय की शांति और बंगाल की क्रांति दोनों उनको खींचती थी अपनी तरफ। और जब वो बनारस पहुंचे तो क्या हुआ? उनको पता चला कि यहाँ एक आदमी आया था, वो एक ऐसा भाषण देकर गया इस शहर में जिस भाषण की गूंज उसके जाने के बाद अभी भी शहर में घूम रही है, चर्चा हो रही है। तो उनके मन में आया ये कौन आदमी है जो अपनी बात से ऐसी आग लगा कर चला गया पूरे शहर में। वहाँ से गांधी जी और विनोबा जी का संपर्क हुआ
और तो विनोबा जी लिखते हैं कि जब गांधी जी से मैं मिला, गांधी जी का परिचय हुआ मुझको, मैं उनके साथ रहने लगा, तो मुझको बंगाल की क्रांति और हिमालय की शांति दोनों एक ही जगह मिलते थे। मुझको उसके लिए दो जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और मैंने क्या कहा था कि मुझको दो चीज़ों का बहुत आकर्षण है, एक हिमालय का, पहाड़ों का, दूसरा सागर का, समुद्र का। लेकिन अगर ध्यान दोगे तो प्रकृति की रचना ऐसी है कि जहाँ सागर है वहाँ पहाड़ नहीं, जहाँ पहाड़ है वहाँ सागर नहीं। कोई ऐसी जगह जहाँ सागर और पहाड़ दोनों मिलते हों, ऐसी बहुत मुश्किल से कोई जगह मिलेगी। हिमालय के इलाके में चले जाओगे तो पहाड़ ही पहाड़ हैं, एवरेस्ट तक है, लेकिन वहाँ कोई सागर नहीं है। और सागर के किनारे अगर चले जाओ तो दूर दूर तक पानी ही पानी है, वहाँ कोई हिमालय नहीं। ये प्रकृति बनी ही अजीब तरह की है। तो अगर इन दोनों की तुमको भूख हो, इन दोनों की तुमको खोज हो, तुमको चाह हो इन दोनों के, तो ये दोनों एक जगह मिलते नहीं। लेकिन मैं जब विनोबा जी से मिला, थोड़ी अकल आ गई समझने की, तो मुझको एक आदमी मिला जो एवरेस्ट जितना बड़ा था और सागर जितना गहरा था। ऐसे आदमी, पता नहीं भगवान के यहाँ क्या एक्सीडेंट होता है कि ऐसा कोई आदमी बन जाता है। आसान नहीं है ऐसा बनना, जिसमें उतनी ही गहराई हो और जिसमें उतनी ही ऊंचाई हो। तो गांधी जी ने जो काम शुरू किया, अगर तुम लोगों को मेरी पहली बात जो मैंने लोकतंत्र के संदर्भ में रखी थी, उसमें मैंने कहा था कि लोकतंत्र जब विकसित होते हुए एक जगह पर पहुंचा तो दो ताकतें हुई जिनका मेल हुआ लोकतंत्र। एक ताकत जो पहले से चली आ रही थी, तंत्र की ताकत, व्यवस्था की ताकत, शासन करने वालों की ताकत, जो राजाओं से शुरू हुई और होते होते हम लोगों तक पहुंची। हम लोग भी इस व्यवस्था में हिस्सा लेने लगे। वो तंत्र की ताकत है। लोकतंत्र आया तो उसमें एक नई ताकत जुड़ गई, लोक की ताकत जुड़ गई। तो तंत्र तो पहले से बना हुआ था, मजबूत था, उसके तौर तरीके बने हुए थे, वो नए नए तरह से विकसित हो रहे थे, उसको नई नई ताकतें मिल रही थी। ये लोक जो है ये नया नया आकर जुड़ गया उसमें, जो देखने में तो बहुत सारा था, गिनने में बहुत सारा था, लेकिन इकट्ठा नहीं था, संगठित नहीं था, उसकी अपनी कोई ताकत नहीं थी, उसकी अपनी कोई आवाज भी नहीं। इस बिखरे हुए, कम सोचने समझने वाले, असंगठित लोगों का मुकाबला एक बहुत संगठित ताकत के साथ हुआ। जब हमने कहा कि हम लोकतंत्र चाहते हैं, तो जब दो ताकतें मिलती हैं तो क्या होता है? खींचतान होती है। दो पत्थर टकराते हैं तो क्या होता है? चिंगारी फूटती है। तो जब इन दो ताकतों का आमना सामना हुआ तो इसमें भी बहुत सारी मुश्किलें हैं। लोकतंत्र के विकास का जो पूरा इतिहास है वो अलग से पढ़ने जैसी चीज़ है, अलग से समझने जैसी चीज़ है। सैकड़ों साल तक इन दोनों की खींचतान चलती रही है, आज भी चलती है। इस खींचतान में महात्मा गांधी नाम का एक आदमी आया, जिसने लोक का जो हिस्सा था उसके साथ काम करना शुरू किया। तंत्र के साथ काम करने वाले लोगों की लंबी लाइन है, लेकिन लोक को संगठित कैसे करें? ये जो बहुत सारे सर दिखाई देते हैं, इन सारे सरों को जोड़कर एक सर कैसे बनाया जाए? इस ताकत को कैसे इतना मजबूत बनाया जाए कि ये तंत्र का मुकाबला कर सके? इस तरह के चिंतन को जिस आदमी ने शुरू किया,
इस तरह के चिंतन का विज्ञान जिस आदमी ने बनाया उसका नाम महात्मा गांधी। ये शुरू कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में हुआ। अपने देश से सैकड़ों हजारों मील दूर, जहाँ गांधी जी का अपना कोई नहीं था, न अपना धर्म था, न अपना देश था, न अपनी भाषा थी, न अपने लोग थे, एक नौजवान लड़का नौकरी खोजते हुए दक्षिण अफ्रीका चला गया। और दक्षिण अफ्रीका गया था, कमाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे, अपना परिवार चलाएंगे, जैसा हर नौजवान लड़का सोचता है। गांधी जी भी उसी सोच के साथ दक्षिण अफ्रीका गए थे। लेकिन वहाँ घटनाएं कुछ ऐसी घटी, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि गांधी जी के सामने एक नए तरह की चुनौती खड़ी हुई और उसका उन्होंने जवाब दिया। हम लोग अक्सर क्या कहते हैं, जब चुनौती सामने आती है तो उससे बच के निकल जाने की कोशिश करते हैं। चुनौती का सामना करने की कोशिश कोई नहीं करता है, बिरले लोग करते हैं। हम लोग तो अपनी कमजोरी का भी सिद्धांत बना लेते हैं। तो गांधी जी को उस दिन बहुत अच्छा तो दिखा नहीं, बहुत खराब व्यवस्था की थी प्रशांत मनोज वगैरह ने, जिस दिन हम लोग फिल्म देख रहे थे। नहीं तो उस फिल्म के कुछ हिस्से हम लोग हर समय दिखाते हैं ताकि उसको हम लोग समझ सके ठीक से। उस दिन वो बहुत ख़राब हुआ, लेकिन उसमें अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान तुमको होगा तो गांधी जी ट्रेन के डब्बे में जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास में बैठे हुए हैं, अंग्रेज़ों की तरह कपड़ा वपड़ा पहने हैं, हैट वैट लगाए हैं, देख के लगता है कोई अंग्रेज़ ही बैठा हुआ है। और फर्स्ट क्लास की बॉगी में बैठे हैं और उसमें आकर वो टिकट चेकर उनसे टिकट मांगता है और ये भी कहता है कि तुम इसमें आकर कैसे बैठ गए। काले लोगों को हमारे देश में फर्स्ट क्लास में बैठने की इजाज़त नहीं है। तो गांधी जी तो इंग्लैंड से पढ़ कर आए हुए थे, जहाँ उनको सिखाया गया था कि कानून की नज़र में सब लोग बराबर होते हैं, रंग वंग स्त्री पुरुष किसी का भेद नहीं होता है, पढ़े लिखे किसी का भेद नहीं होता है। तो जो आदमी वो पढ़कर आया था, उस आदमी के सामने अचानक एक आदमी खड़ा हो गया और उसने कहा कि नहीं तुम इसमें बैठ नहीं सकते। तो अपनी जेब से टिकट निकाल कर उसको देते हैं कि भाई देखो मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, इसलिए मैं फर्स्ट क्लास में बैठा हूँ। तो वह टिकट चेकर उनके हाथ से टिकट खींच लेता है, छीन लेता है, कहता है टिकट क्या दिखाते हो, टिकट है तो क्या हुआ, तुम इसमें बैठ नहीं सकते। और उनको ट्रेन के डब्बे से फेंक देता है, उनका सारा सामान फेंक देता है और कहता है कुली हो, कुली के डिब्बे में जाकर बैठो। कुली जो काले लोग होते थे उनको कहते थे। तो हम भारत के लोग जो हैं वो गोरे तो नहीं होते हैं ना, हम लोग सांवले रंग के होते हैं और दुनिया में हमसे भी ज़्यादा काले लोग होते हैं। तो रंग के आधार पर आदमी को पहचानना और उसके आधार पर आदमी के अच्छे और कम अच्छे होने का फैसला करना, इसको रंग भेद कहते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका की सरकार रंग भेद में मानती थी, इसलिए उसने काले और गोरों के लिए अलग अलग नियम बनाए थे। और हजारों भारतीय, लाखों एशियाई देशों के लोग दक्षिण अफ्रीका में रहते थे। रोज़ दिन उनके टिकट खींचे जाते थे, रोज़ दिन उनको अपमानित किया जाता था, रोज़ दिन उनको कुली कह करके थर्ड क्लास में भेज दिया जाता था। उनके चलने की सड़कें अलग थीं, उनके खरीदने की दुकानें अलग थीं, उनके होटल अलग हुआ करते थे, पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब कहते थे ठीक ही है, यहाँ हम आए हैं, ये गोरों का देश है, तो जो चल रहा है ठीक ही चल रहा है। ये आदमी आया, उसने कहा कि नहीं ये कैसे हो सकता है, रंग तो हमने चुना नहीं है, रंग तो भगवान का बनाया हुआ है, इस पर अगर तुम भेदभाव करते हो तो ये भेदभाव हमको कबूल नहीं। तो जो चीज़ें सबको कबूल थी, एक आदमी ने हाथ उठाया, कहा कि नहीं मुझको ये कबूल नहीं, और वहाँ से एक लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई बहुत मुश्किल थी,
एक ऐसे देश में तुम अचानक पहुंच जाते हो और तुम एक लड़ाई लड़ते हो जहां तुम्हारा अपना कोई नहीं है, तुम जानते भी नहीं हो कि देश क्या है। लेकिन गांधी जी ने एक लड़ाई खड़ी की। उन्होंने देखा कि यहाँ जितने भारत के लोग रहते हैं, एशिया के दूसरे मुल्कों के लोग रहते हैं, यानी काली चमड़ी वाले, भूरी चमड़ी वाले लोग रहते हैं, वो सब लोग आपस में टूटे हुए हैं। कोई इस धर्म को मानता है, कोई इस धर्म को मानता है, कोई इस भाषा में बोलता है, कोई इस भाषा में बोलता है, जैसे हम अपने देश में देखते हैं। मैंने कल परसों में बताया था आपको कितनी सारी भाषाएं हैं हमारी, कितने सारे देश हैं, कैसी हमारी परंपराएं, रीति रिवाज भिन्न भिन्न हैं। यही कार्बन कॉपी दक्षिण अफ्रीका में भी थी। तो ऐसे बिखरे हुए लोगों को लेकर कोई कैसे लड़े? कोई ऐसी फौज जो एक दूसरे को पहचानती ही नहीं हो, वो कभी लड़ सकती है? तो गांधी जी के सामने पहली चुनौती आई कि इन सबको इकट्ठा कैसे करूं। तो उस नौजवान लड़के ने, बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी ने एक संगठन बनाया जिसको कहते हैं नटाल इंडियन कांग्रेस। नटाल जगह का नाम है, भारतीयों को संगठित किया इसलिए इंडियन कहा, और कांग्रेस का मतलब होता है लोगों को इकट्ठा करना, मंच पर एक जगह जमा करना, लोगों का समूह खड़ा करना। तो नटाल इंडियन कांग्रेस जब बनी तो पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ रहने वाले काले लोग भी कोई हैं, इसकी पहचान दक्षिण अफ्रीका में हुई। कह रहे ये लोग भी इकट्ठे होते हैं, ये लोग भी कुछ बोलते हैं, इनको भी कुछ कहना है। यहाँ से लड़ाई शुरू होती है। और गांधी जी के सामने सवाल हुआ कि लोग तो आ गए, लड़ाई कैसे? हथियार तो है ही नहीं अपने पास, बंदूक तोप तो छोड़ दो, लाठी भी नहीं है। गुलामों की तरह रहते हैं इस देश में, इसमें लड़ाई कैसे लड़ी जाए? इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते ये बैरिस्टर साहब जो थे इस जवाब पर पहुंचे कि इसमें क्या हद है कि आदमी को ही हथियार बना दिया जाए। आदमी के हाथ में हथियार देने के बजाय आदमी को ही अगर हथियार बना दें तो समस्या खत्म हो जाएगी। और सच में उन्होंने आदमियों को ही हथियार में बदल दिया। इसका नाम रखा उन्होंने सत्याग्रह, कि हमारे पास एक ही हथियार है, जिस हथियार को लेकर हम लड़ रहे हैं वो है सत्य। सत्य क्या है कि भगवान ने सब इंसान को बनाया है, काले गोरे पीले लाल काले जो भी हैं सब ईश्वर के बनाए हुए हैं, ये सत्य है। और इस सत्य के लिए हम लड़ रहे हैं। तुम रंग के आधार पर हमें भेद मत करो, तुम स्त्री पुरुष के आधार पर हमसे भेद मत करो, तुम पढ़े गैर पढ़े के आधार पर मुझसे भेद मत करो, तुम अमीर गरीब के आधार पर हमसे भेद मत करो। यानी किसी भी आधार पर इंसानों के बीच में भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्य यह है कि भगवान ने ही सारे इंसान बनाए, और बड़ी बात कहो तो सारी सृष्टि बनाई है। ये जो लड़ाई हुई इसको उन्होंने कहा ये सत्याग्रह है। और धीरे धीरे वो लड़ाई विकसित हुई, वो लंबी कहानी में भी नहीं जाता हूँ मैं। लेकिन आदमी के हाथ में लड़ने का एक नया हथियार आ गया, जो इससे पहले आदमी के पास था नहीं, दुनिया में किसी के पास नहीं था। दुनिया के इतिहास में कभी ऐसी लड़ाई किसी ने जानी नहीं जो बगैर हथियारों के होती है। लड़ना है तो कोई ना कोई हथियार होना चाहिए, डंडा ही हो, नहीं कुछ हो तो तमाचा ही हो। लेकिन तमाचा भी नहीं चलाना है, डंडा भी नहीं लेना है, और लड़ने में एक कदम भी पीछे नहीं रहना। तो बड़ी अजीब सी बात थी, ऐसा कभी सुना नहीं था, ऐसा कभी देखा नहीं था। इस आदमी ने लड़ाई का ये तरीका विकसित किया, और आदमी के हाथ में एक नया हथियार आ गया लड़ना। आदमी के हाथ में आया, यानी किसके हाथ में आया? लोकतंत्र के उस लोक के हाथ में आया, जिस लोक के बारे में अब तक कोई कल्पना नहीं हो रही थी कि लोग कैसे क्या काम करेगा कि तंत्र का मुकाबला कर सके। उसको खड़ा करते करते गांधी जी ने यहाँ तक तो पहुँचा दिया कि उसको लड़ना भी आ गया,
उसके हाथ में अपने आत्मबल का, अपने विश्वास का एक हथियार दिया गया, और उस हथियार को उन्होंने इतना मांझा, इतना तैयार किया कि आखिर में दक्षिण अफ्रीका की सरकार को हरा दिया उन्होंने, और रंग भेद के इस कानून के बहुत सारे हिस्से सरकार को वापस लेने पड़े। ये सारा काम 1915 तक हुआ। एक जगह तक उस लड़ाई को पहुंचा देने के बाद गांधी जी को ये लगा कि अब मुझको वापस लौटना चाहिए, क्योंकि भारत भी तो गुलाम था अंग्रेजों का, तो अपने देश में भी तो आज़ादी होनी चाहिए। ऐसा कुछ सोचते हुए वो वापस यहाँ लौटे। और फिर यहाँ की जो कहानी है वो कहानी आप लोगों को मालूम है, नहीं मालूम हो तो पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 1915 से लेकर 30 जनवरी 1948 तक, जिस दिन हम लोगों ने गांधी जी को गोली मार दी, उस दिन तक ये आदमी लगातार लड़ाई ही लड़ता रहा। एक दिन भी ऐसा नहीं है उनके जीवन का जब वो लड़ नहीं रहे। लगातार संघर्ष करते हुए 30 जनवरी 1948 को हम लोगों ने उनका अंत कर दिया। तो आदमी मरता है तो क्या होता है? आदमी मरता है तो आदमी की कहानी खत्म हो जाती है। मरने के बाद किसी को जिंदा होते सुना है तुमने? घर परिवार में किसी को देखा है कि मर गया फिर दूसरे दिन जिंदा होकर खड़ा हो गया? ऐसा नहीं होता। तुम कुछ भी कर लो, जिस दिन आदमी खत्म हुआ, डॉक्टर जाजू ने जिस दिन कह दिया कि खत्म, उस दिन कहानी खत्म। ठीक है कि नहीं है? अपने घर में किसी को मरते हुए देखा है? देखा है ना? सबने देखा होगा, मैं समझता हूँ। घर में मौत तो होती ही रहती है, जैसे जन्म होता है वैसे मौत होती है। तो मौत के साथ कहानी खत्म हो जाती है। तो गांधी जी को जो 3 गोली मारी जिन लोगों ने, उन्होंने ये माना कि ये कहानी खत्म हो गई, अब ये आदमी हमको परेशान नहीं करेगा। थोड़ी बहुत कुछ शक शुबा अगर बचा हो तो राजघाट पर जाकर उनको फूंक भी दिया, ताकि बचने की, वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो सच में 30 जनवरी को कहानी खत्म हो जानी चाहिए, हो भी जाती शायद, क्योंकि गांधी जी के जाने के बाद गांधी जी की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी और क्यों लड़ी जाएगी? आज़ादी भी मिल गई थी, आज़ादी की तो लड़ाई लड़ रहे थे, देश आज़ाद हो गया था, अपनी सरकार बन गई थी। अब क्या लड़ाई लड़ने की ज़रूरत थी? गांधी जी भी चले गए। इस समय में एक आदमी सामने आया जिसका नाम था विनोबा भावे। जैसा अद्भुत काम गांधी जी ने सत्याग्रह की खोज में किया कि एक नए तरह का हथियार खोजकर हमारे सामने रख दिया, इस आदमी ने एक और भी नया चमत्कार किया। इसने गांधी जी के चले जाने के बाद गांधी जी की कहानी नई लिखनी शुरू कर दी। उसने कहा नहीं, कहानी खत्म कहाँ हुई है? ये आदमी तो लोक को मजबूत करने की लड़ाई लड़ रहा था। ये मारा गया लेकिन लोक तो मजबूत हुआ नहीं है। लोक में भी पूरी ताकत नहीं आई है। लोकतंत्र में लोक इतना मजबूत नहीं है कि अपने निर्णय खुद कर सके, तंत्र को झुका सके, तंत्र को अपनी मुट्ठी में रख सके। तंत्र क्या है? लोगों को दबाकर काम करने का तरीका है। लोकतंत्र में क्या है कि तंत्र को लोक के गाइडेंस में, उसके अंडर में रहना चाहिए। ये कहाँ से आएगा? गांधी जी तो ये करना चाहते थे, इसलिए गांधी जी को गोली मारने से कहानी खत्म नहीं होती है, नए तरह से इस कहानी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ से विनोबा जी ने एक नई कहानी लिखनी शुरू की, और कहानी ऐसी लिखनी शुरू की जिसकी कभी कल्पना नहीं थी मन में कि इतना सारा गांधी जी का काम करना है। गांधी जी के काम करने का ये मतलब होता है। लोग को संगठित कैसे करोगे? लोग संगठित हो जाएंगे तो क्या कार्यक्रम करेंगे? लोकतंत्र में राजनीति कैसी चलेगी?
अगर लोकतंत्र में राजतंत्र की ही राजनीति चलेगी तो लोकतंत्र लाने की जरूरत क्या थी? लोकतंत्र में अर्थनीति कैसे चलेगी? लोकतंत्र में रोजगार कहाँ से पैदा होंगे? लोकतंत्र में शिक्षा कैसे होगी? लोकतंत्र में लोगों के आपस के रिश्ते कैसे बनेंगे? लोकतंत्र में मालिक और मजदूर कैसे काम करेंगे? लोकतंत्र में उद्योग होगा कि नहीं होगा? अगर उद्योग होंगे तो उनमें आपस में शोषण चलेगा कि नहीं चलेगा? क्योंकि पैसे वाला चाहता है कम से कम पैसा दे और ज़्यादा से ज़्यादा काम ले ले, और काम करने वाला क्या चाहता है? ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लें और कम से कम काम करें। तो दोनों जो चोर हैं, इन दोनों चोरों का लोकतंत्र में भी ऐसा ही रिश्ता रहेगा क्या? ऐसे न जाने कितने सवाल थे जो कभी हमको मालूम ही नहीं थे कि इतने सवाल छिपे हुए हैं इसके पीछे। इस आदमी ने एक एक करके ये सारे सवाल हमारे सामने खड़े किए। सिर्फ सवाल खड़े किए इतना नहीं किया, इन सब का जवाब भी हमारे सामने खड़ा किया कि भाई ऐसा करोगे तो इस तरह का परिणाम आ सकता है। बात कहाँ से शुरू हुई थी? जमीन के सवाल को लेकर बात शुरू हुई। तुम सब लोग जो गांव वगैरह से जिनका रिश्ता है, अभी भी जीवित रिश्ता है, जो जानते समझते हैं, वो जानते हैं कि गांव में कुछ लोगों के पास ज़मीन है, बहुत सारे लोगों के पास ज़मीन नहीं है। घर बनाने के लिए भी ज़मीन नहीं है। वो दूसरों की ज़मीन पर मजदूरी वगैरह करते हैं और उससे जो कमाई होती है उससे अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। तो कुछ लोगों के पास बहुत कुछ हो और बहुत सारे लोगों के पास कुछ भी नहीं हो। ऐसा समाज कभी शांति से रह सकता है क्या? शिविर बहुत अच्छा चल रहा है, इतने प्रांतों के इतने सारे लोग आ गए हैं, लेकिन प्रशांत क्या है कि भाई सब करेंगे लेकिन खाना नहीं देंगे। तो शिविर चलेगा तुम्हारा? दूसरे दिन प्रशांत की गर्दन पकड़ेंगे हम लोग, करेंगे कि नहीं? कह रहे भाई बुला लिया हमको, यहाँ पे खड़ा कर दिया, हम शिविर चलाने को भी तैयार है लेकिन खाना तो दो। वैसे ही उन लोगों के भी सामने सवाल था कि अरे धरती पर आ गए हैं तो धरती तो दो जिस पर खड़े हो सके। छोटी सी ही जगह है लेकिन अपनी ज़मीन है मेरी, मेरा घर यहाँ बन सकता है, इतना तो बना कर दो। और अगर नहीं दोगे तो समाज में शांति कैसे रहेगी? तो ज़मीन के सवाल को लेकर एक बहुत बड़ी अशांति का दौर आज़ादी से पहले भी हुआ था, आज़ादी के तुरंत बाद भी हुआ, जिनको हम लोग आज की भाषा में तुम लोग जितना कुछ अगर पढ़ते होगे अखबार वगैरह तो नक्सलवादी कहते हैं। नक्सलवादी